हेलो एमस, आज हम लोग पुनः आ गए हैं फोर्स में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स के अंदर बहुत सारी नई नई बातें सीखी। जैसे हम लोगों का अगर टॉपिक देखा जाए तो मेनली हम लोग का टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? तो वो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों ने इसको अच्छे से कंक्लूड करने के लिए दो नई बातें सीखी। वो दो नई बातें क्या थी? पहला था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और दूसरे नंबर पे फ्री बॉडी डायग्राम। इन दोनों बातों को सीखने के बाद हमारे लिए अब क्वेश्चंस को करना इजी हो चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक्चुअल में किसको बता रहा था? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखा रहा था, है ना सर? नहीं समझे हम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। भाई ये कह रहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके ऊपर मैं बहुत सारे फोर्सेस लगा रहा हूं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अगर मतलब बहुत सारे फोर्सेस लगा रहा हूं और बहुत सारे फोर्सेस, ऐसे सब छोड़ दो, सिंपल बता रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगा रहा हूं, फिर भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी वो बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं हो रही है, या वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड नहीं हो रहा है, जिसका मतलब वो क्या है? वो रेस्ट में ही है, यानी वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाया है, यानी वो उसके स्टेट को क्या बोलेंगे? तब हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये पहला बेसिक तरीका होता है। फिर से हम लोग ये बोलते हैं कि अगर एफ नेट जीरो है, एफ नेट यानी टोटल जो फोर्स है, ऐसे मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, टोटल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी if zero that means acceleration of the object will be zero, then we say that object in इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन कई सारे फोर्सेस को अगर मैं देखूं तो वो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, और कई सारे फोर्सेस को अगर मैं ऐड कर लूं, उन सभी फोर्सेस को ऐड करूं और रिजल्टेंट फोर्स जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? जीरो। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का जीरो होगा, और एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है? इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में है। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपने किस नेचर में, कौन से स्टेट में? नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है, यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इतनी बात कहने के बाद हम लोगों ने उसी को तोड़ मरोड़ के लिख दिया। हम लोगों ने बोला कि भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और कई सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, और उसके बाद भी उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है वो जीरो है, तो भी इसका मतलब क्या है कि बॉडी किस में रहेगी? अपने नेचुरल स्टेट में रहेगी, यानी वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं तो उसी को हम लोग, यानी वो स्टेट कहलाएगा हमारा कौन सा? इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी। ये तब होगा जब बैलेंस फोर्स एक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर। इससे क्या होगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी फोर्स लगने के बाद भी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है ना? यानी यहाँ पे सिंपल बात ये समझ लेनी है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ रुकी होगी और फोर्सेस लग रहे हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि वो चलने लगेगा, है ना? यहाँ पे 100% श्योर है कि वो बॉडी कैसी होगी? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि चलने लगेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम का अर्थ ही क्या होता है? टोटल फोर्स क्या होंगे उस पर? जीरो। टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा तो इसका मतलब उसका नेचुरल स्टेट जो है वही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। समझ आ रहा ना? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम फिर से मैं अगर यहाँ से कनेक्ट करूँ तो देखो किस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल, एफ नेट क्या हो रहा है? एफ नेट जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना, ये एफ नेट क्या है? एक्सटर्नल है। तो अगर एफ नेट जीरो यानी एक्सटर्नल जीरो,
एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, तो इसका मतलब यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि बॉडी कहाँ पे रहेगी, नेचुरल स्टेट में। यानी बॉडी हमेशा किस में रहेगी, नेचुरल स्टेट में। और नेचुरल स्टेट में रहने का मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है ना। या सिंपल लिख सकता हूँ नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट, तो स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने कई नाम दिए थे। सबसे पहला हम लोगों ने क्या बोला था कि भैया ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, ठीक है, यानी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था, बताइए, आपको याद होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहली बात तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब इसको एक नाम दिया गया था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का लॉ। दूसरा ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन होता है किसका, फोर्स का। और तीसरा नंबर पे क्या बोला था, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करता है। दैट मीन्स मैं ही हूँ और मेरे ऊपर ऐसा है कि कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो पहला कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में ये देखा गया कि मेरे ऊपर कई सारे फोर्स लग रहे हैं और वो कई सारे फोर्सेस मिल के लगा रहे हैं मेरे ऊपर, फिर भी वो टोटल फोर्स अगर देखा जाए तो भी क्या है, ज़ीरो है, तो भी मेरे ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको जितना बोला हूँ उसको मैं पुनः समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी, इक्विलिब्रियम की कहानी तब नहीं समझ पाओगे। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ये कहाँ पे है, ऐसे धरती पे रखा गया है, धरती पे क्या है, रखा गया है। अब अगर ये धरती पे रखा गया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, तो क्या ये चलने लगेगा, नहीं। ये अभी फिलहाल में किस में है, रेस्ट में है, तो 100% श्योर कि हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो इसका मतलब जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया। अब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इधर से मैंने F फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर मैंने इस डायरेक्शन से मतलब इधर की ओर भी F फोर्स लगाया। मतलब फिर से समझिएगा, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये, दोनों टाइप से, मतलब एक इधर से लगा रहा है लड़का और एक इधर से, ऐसे समझ लो कि दो लड़के हैं। मतलब सबसे पहला लड़का आया यहाँ पे, ठीक है ना, कमालू। ये कौन है, कमालू। इसको ये बॉक्स देखा नहीं गया, तो ये क्या कर रहा है, ये कमालू जो है इस बॉक्स को इधर की ओर ढकेल रहा है, ठीक है। फिर आता है इधर, कमालू जब ढकेल रहा होता है तो फिर एक दूसरा लड़का आता है और दूसरे का नाम क्या है, घुरव। कौन है, घुरव। बहुत बेहतरीन लोग हैं ये लोग, है ना। अब घुरव, इसने देखा यार कमालू इधर की ओर ढकेल रहा है और ये बॉक्स तो मेरे ओर आ रहा है, यानी कमालू लग रहा है कि मेरे ओर बॉक्स को ढकेल रहा है। तो ये क्या करता है, ये देखता है कि मेरे ओर ना, ये क्या करने लगता है, घुरव कमालू की ओर ढकेलने लगता है। समझ पा रहे हैं, कमालू किसकी ओर ढकेल रहा है, घुरव की ओर, क्योंकि इसको ये बॉक्स यहाँ पे नजर नहीं, मतलब इसको अच्छा नहीं लगता कि बॉक्स बीच में है, ये बेचारा हटा रहा था, कौन, कमालू। लेकिन घुरव को गलत फहमी हो जाती है, उसको लगता है कि ये जो कमालू है ये बॉक्स मेरी ओर ढकेल रहा है, तो इसलिए ये घुरव क्या करने लगता है, कमालू की ओर पुनः ढकेलने लगता है ना। अब ये जो फोर्स कमालू लगा रहा है किसकी ओर, घुरव की ओर, मतलब इधर से ये ढकेल रहा है ना, और उधर से घुरव ढकेल रहा है कमालू की ओर, दोनों लोग ढकेल रहे हैं। तो मान लो कमालू जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स घुरव लगा रहा है, उतना ही फोर्स घुरव लगा रहा है। घुरव किधर ढकेलना चाह रहा है, कमालू की ओर, और कमालू किधर की ओर ढकेलना चाह रहा है, घुरव की ओर। तो कमालू जितने फोर्स के थ्रू घुरव की ओर ढकेल रहा है, उतने ही फोर्स के कारण घुरव कमालू की ओर ढकेलेगा। तो बॉक्स कहीं से इधर से उधर होगा, आप लोग जानते हो ना इस चीज को, क्या होगा यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसके पहले वाले में तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तब तो मान लेता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है, तो उसके बावजूद बॉक्स का किस में है, रेस्ट में ही है ना। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। आया समझ में, जब फोर्स लग रहा हो भाई और उसके बावजूद उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, बल लगा, और बल लगने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 5 इफेक्ट आने चाहिए थे, 5 चेंजेस आने चाहिए थे, लेकिन कोई चेंज नहीं ला पाया बल, यानी कुछ उखाड़ नहीं पाया इस ब्लॉक का। तो इसका मतलब ये ब्लॉक किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। समझ में आया, यानी ये कहानी बनेगी इक्विलिब्रियम की। क्या बात समझ में आ गया।
पहले में बोला गया कि कोई फोर्स नहीं लग रहा तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी जैसे था वैसे ही रह गया, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम की केस का कहानी है ना। क्या हुआ, ये हुआ कि कमालू जितने ताकत से इधर की ओर ढकेल रहा था, गुरु भी उतने ताकत से इधर की ओर ढकेल दिया, तो इसीलिए ब्लॉक कहीं नहीं गया, है ना। आप लोग बचपन में क्या खेल रहे होंगे, रस्सा कसी होता है ना, कि एक रस्सी होती है, कुछ लोग इधर की ओर, मतलब ये मान लेता हूँ कि मिड पॉइंट है, तो कुछ लोग इधर की ओर क्या करते हैं, अपनी ओर खींच रहे होते हैं, और कुछ लोग इधर खड़े हो जाते हैं, इधर की ओर खींच रहे होते हैं, है ना। सपोज करिए कि इधर वाले लोग जितना बल लगा रहे हैं, इधर वाले भी उतना ही बल लगाएं, तो फिर ये रस्सी कहीं जाएगी ना, इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। अब इन दोनों में से कोई भी फोर्स लगा रहा है ज्यादा, मान लो ये वाला इधर की ओर ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये रस्सी इधर की ओर मूव कर जाएगी, है ना। वैसे ही ये गुरु और कमालू में से कोई अगर एक ताकतवर निकल के आता है, जैसे कमालू ताकतवर है तो ये किधर की ओर ढकेल देगा, गुरु की ओर, यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में चला जाएगा, मोशन में, है ना। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी मोशन की कहानी आएगी तो फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस होगा, है ना। तब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसकी पोजीशन स्टेट में क्या आ गया, चेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ और उसके बावजूद उसका कुछ बिगड़े ना, है वैसे में फोर्स लगाने के बाद भी कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो सीधा अर्थ है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, और बैलेंस फोर्स लगने के कारण ये क्या नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी जो अवस्था है उसमें रह गया, उसी अवस्था में चेंज नहीं हुआ। तो दो बातें बड़ी माइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस पे काम करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सर दो चीज़ों पे काम करता है। एक तो नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब काम करता है, सिंपल। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कब काम करता है, दो तरीके से। एक तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वैलिड है, और दूसरा जब फोर्स लग रहा है तो भी वैलिड है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा, है ना। क्या एक्सटर्नल फोर्स आ जाने से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा, करेगा। कब, जब ब्लॉक किस में होगा, इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्विलिब्रियम की कहानी, हाँ या ना। इक्विलिब्रियम की कहानी समझ में आ गई, ब्लॉक है, फोर्स लगाओ लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। पहले में हमने क्या बोला कि ब्लॉक है, कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया का कारण नहीं हो रहा है इधर से उधर, भाई वो जिस स्टेट में उसी में रहेगा। बाहर से अगर कोई फोर्स लगाओगे तो मोशन करेगा, इन मोशन करने के लिए क्या चाहिए उसको, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स नहीं दे रहा हूँ मैं, बैलेंस फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ ना मैं, लेकिन फिर भी फोर्स लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम। क्लियर है, सिंपल। इक्विलिब्रियम का मतलब आज के बाद दिमाग में रख लीजिएगा, कहानी एकदम ऐसे हो जाएगी, बराबर टाई। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, फोर्स लगाए तो भी, है ना। यानी टाई वाला मैच चल रहा होगा, फोर्स फोर्स, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के क्या है, बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कहानी। किसी का भी फोर्स ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कहानी खत्म। क्लियर है, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कहानी आपको समझ में आ गई। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, दो तरीके से वैलिड होगा, दो तरीके से वैलिड होगा। एक तो ब्लॉक पे नो फोर्स, ब्लॉक है, नो फोर्स या नो एनी टाइप ऑफ फोर्स, एनी टाइप ऑफ फोर्स एक्ट अपॉन इट, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करेगा, और कोई फोर्स का मतलब नो एनी टाइप ऑफ फोर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो भी, तो करेगा ही करेगा ना। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, यानी कोई ब्लॉक है और कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स क्या है भैया, अप्लाइड है, उसके बावजूद ये काम करेगा। कब, जब ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तब ये जो स्थिति बनेगी, तब इस ब्लॉक की जो स्थिति बनेगी वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की, है ना, इक्विलिब्रियम। यानी तब ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, फोर्स लगाने के बाद भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कौन सा स्टेट कहलाएगा, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, आया ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम लोग ना एक्चुअल में किस पे क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में। यानी ब्लॉक है, एक ब्लॉक रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स भी दिखाएंगे, देखो देखो ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ब्लॉक के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही होगी, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में होगा, लेकिन फोर्सेस होंगे यहाँ पे, है ना। और इन्हीं फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इसके पहले दो चीजें पढ़ी, सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा और फिर पढ़ा फ्री बॉडी डायग्राम, और आज हम लोग उसी का अच्छे से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आज से ये याद रख लेना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम लोग किस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन, यानी हमारा जो क्वेश्चन होता है किस पे बेस्ड होता है, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है ना,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब किस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड आज हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए मैं पॉज करता हूँ और एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको इजीली सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किसका, इंक्लाइन प्लेन और वेज का। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लगा रहूँगा तो आपके लिए थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी जो आपको दिक्कत खड़ी करेगी, तो उसको उन समस्याओं को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन अपने आप में छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन या इसी को हम लोग बोलते हैं वेज। मान लीजिए किसी सरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल के मतलब थीटा एंगल से ऊपर उठा दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी किसी इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे समझ लो, हॉरिजॉन्टल ऐसे है, इसको मैं क्या कर दिया हूँ, थीटा एंगल ऊपर उठा दिया हूँ, तो ये बन जाता है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब मान लो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा गया है जिसका मास क्या है, m है। बड़े अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ को पकड़िएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मास m है और हमको भी पता है कि अगर इसका मास m है तो धरती में या नीचे की ओर एक फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, mg, ठीक है। और चूंकि ये प्लेन पे रखा गया है, दैट मीन्स एक सरफेस पे ये ब्लॉक रखा गया है, तो इस कारण इस m मास के ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी समस्या है, बस और कोई कारण नहीं है। जल्द ही बोर्ड बड़ा कर दिया जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये mg, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब आपको भी पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पे हम दो तरीके के एक्सिस यूज करते हैं, एक तो हम इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टल और दूसरा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। सॉरी मैं गलत बोल गया, मुझे ये बोलना चाहिए कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन या एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास का मतलब इसके बीचों बीच से, इस ब्लॉक के, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है इसके पहले भी। तो मैं चाहूँगा तो मैं पहला ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये कैसा है, तो ये इस प्लेन के पैरेलल लाइन है या पैरेलल एक्सिस है। ये प्लेन है तो इस प्लेन के पैरेलल ये एक्सिस ड्रॉ की गई है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इस प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करूँगा इस एक्सिस को, तो 100% ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल तो 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल का क्या कोई कंपोनेंट निकलेगा, नहीं। हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़े हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि अगर कभी भी कोई फोर्स है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो किसी एक्सिस के साथ 0 और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बना रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके दो कंपोनेंट होंगे। जैसे 30 डिग्री बना रही है, 45 बना रही है, 60 बना रही है, उससे ज़्यादा बना रही है, तो उस कंडीशन में उसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये पढ़ा है हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो mg है मेरा, ये mg क्या बना रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये mg अगर देखा जाए तो एंगल क्रिएट कर रहा है, चूंकि कितना कर रहा है इसी पे बहस होनी है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये mg इस एक्सिस के अबाउट एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं एंगल क्रिएट कर रहा है, और इस कारण इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो अगर ध्यान से तोड़ोगे तो एक तो ये वाला होगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर पे ये वाला होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये बताइए कि ये जो mg है इस वाले मतलब ये जो एक्सिस i है, इस एक्सिस के अबाउट कितना एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है, या यहाँ पे कितना कर रही है। तो फिलहाल में हम ये वाला देखेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट mg कितना कर रहा है। होता तो एक्चुअल में जानते हैं कितना, थीटा, यानी यहाँ पे जितना एंगल होता है वही यहाँ पे होता है। इसको मैं बड़ा करके अभी लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप समझ लीजिएगा यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट करेगा ये mg इस फोर्स के अबाउट, तो वो करेगा थीटा। जितना ये ऊपर उठा होता है इतना यहाँ पे एंगल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पहले भी पूछा हुआ है और आज भी इन लोगों का डाउट होता है कि सर यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे कैसे आ जाता है, ठीक है। यानी ये mg फोर्स है और इस mg के दो कंपोनेंट बन गए, ध्यान से देखेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यानी ये mg जो है इधर लग रहा है, तो इसका मतलब एक इधर भी लग रहा है और इधर। क्योंकि इस एक्सिस के साथ ये क्या कर रहा था, हमको लग रहा था थीटा एंगल पे है, समझ पा रहे हैं।
थीटा एंगल मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंगल क्रिएट कर रहा है जब मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो, क्योंकि मैं यहाँ पे mg के कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ और मैंने पहले भी बताया है कि mg का कंपोनेंट तभी निकलता है जब हम इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तब हमें नॉर्मल का कंपोनेंट मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो हमें किसका कंपोनेंट चाहिए? mg का। तो इस mg का कंपोनेंट क्या होगा, एक तो ये होगा एक ये होगा, लेकिन ये mg इस कंपोनेंट के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ज़्यादातर मैटर के अंदर हम लोग किसका करेंगे, हमेशा mg का ही क्या निकाल रहे होंगे, mg का कंपोनेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? mg का कंपोनेंट। इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर हम किसका निकालेंगे, mg का कंपोनेंट निकालेंगे। और mg का कंपोनेंट निकालने का मतलब है यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे भी वही एंगल होगा, लेकिन वो होगा कैसे इसको आज समझना है, तब जाके हम इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी जितना एंगल यहाँ पे प्लेन उठा है उतना एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझा जाए, हाँ या ना? बिल्कुल। तो बाकी आम तमाम झमाम को हटा देते हैं फिलहाल के लिए और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस केवल मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जस्ट अभी मैंने इसके पहले ही एक वीडियो क्या किया है, डाल दिया है यूट्यूब के ऊपर, तो आप चाहें तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। और चूंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरे क्वेश्चन के बीच में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे भी समझाना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ये जो प्लेन था आपका, ये प्लेन कुछ इस तरीके से था कि थीटा एंगल पे था, हाँ या ना? अगर मान लीजिए थीटा एंगल पे था तो मैं इस प्लेन को ऐसे क्या करता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ ऐसे, और एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये ट्राइंगल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं ट्राइंगल के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया, 90 डिग्री बनेगा ना। जब मैंने इसको इससे मिला दिया तो 90 डिग्री बनेगा। तो क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये थीटा ये 90 हो गया, तो एक थीटा है दूसरा 90 है, तो ये वाला कितना होगा बताइए? चूँकि कोई भी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब इस थीटा को इस 90 को अगर मैं ऐड कर दूंगा, सपोज कर लो मैं इसको x मान लेता हूँ और x को भी जोड़ दूंगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, हाँ या ना? मुझे x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को उठा के उधर भेज दूंगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 में से 90 चला गया तो 90 बचा माइनस थीटा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा, है ना? ये बड़ा बेसिक था, है कि नहीं? ये सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आ चुका है x की वैल्यू 90 माइनस थीटा, मिल गया? बिल्कुल। अब थोड़ा सा बातों को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा है, थोड़ा सा ब्लॉक को बड़ा कर देता हूँ मैं, ये ब्लॉक है और कुछ इस तरीके से कहानी बन रही है कि mg कुछ इस तरीके से आया हुआ है, हाँ या ना? है ना? mg कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा और अच्छे से लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर। mg ये है मेरा, है ये mg है, और ये क्या है आपका, नॉर्मल है। फिर मैंने इस mg का यहाँ पे कंपोनेंट भी निकाला था, ये mg का कंपोनेंट था यहाँ पे एक, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे था। ठीक है ना? क्लियर है? क्या होगा वो कंपोनेंट, जब हमको एंगल पता लगेगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी ध्यान से देखो, तो ये लाइन और ये लाइन, ये वाली जो mg वाली लाइन है, mg फोर्स की जो लाइन है, और ये वाली लाइन, क्या ये दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। और कभी भी हम लोगों ने सीखा है कि अगर मान लीजिए दो लाइन पैरेलल हैं और उनको कोई काट रहा है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन, और वहाँ पे जेड फॉर्मेट हो रहा है, यानी जेड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोने कोने के जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है, सेम टू सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, हाँ या ना? यानी यही एंगल, इस कोने पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप पढ़े होंगे अपने जीवन काल में तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, उनको कोई एंगल काट रहा है, कोई लाइन काट रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब इन दोनों को आगे कहीं भी मैं बढ़ाऊंगा तो आगे जाके मिलेंगी नहीं। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, तो मुझे कुछ करना नहीं होता है, मुझे हमेशा जेड फॉर्मेट करना होता है। इन जेड बनाया तो जेड में ये वाला कोना और ये वाला कोना, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स। इसी तरह यहाँ भी जेड बन जाएगा, तो जहाँ जहाँ जेड बनेगा कोने कोने का एंगल, एक का एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोने कोने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये क्यों बराबर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण।
तो एकांतर कोण के नाते ये क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 90 माइनस थीटा, दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे बन गया आपका 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा के, चूँकि वहाँ पे छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 90 माइनस थीटा, यानी इस जगह पे 90 माइनस थीटा बन चुका है। हमारा क्वेश्चन यहाँ का है, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब थोड़ा सा और कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे अगर हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ रहा हूँ, लेके आया और मैं इसको भी मिला दिया ऐसे। तो जो ही मैं यहाँ पे मिलाऊंगा, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पे भी तो 90 बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल से मैंने इसको 90 माइनस थीटा बोला है, लेकिन मैं अभी फिलहाल में यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा 90 डिग्री बनेगा। जब मैंने इसको इधर मिलाया और इसको इधर, तो ऐसे मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा 90 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री बन चुका है। अब थोड़ा सा और कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। तो देखिए, अब अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 90 बना दिया हूँ, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा आपको क्रिटिकल नज़र आ रहा होगा। फिलहाल में ये समझ में आया जितना मैं समझाया हूँ, हाँ या ना। यहाँ पे 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, ठीक है। तो बड़े अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए इस लाइन को मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्योंकि मेरी लाइन सही तरीके से नहीं बनी है, लेकिन बशर्ते आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जब मैं इसको सही से ऐसे करूँगा तो ऐसे ही तो जाएगी, तो ऐसे जाएगी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखो हो रही है, अरे आना बोलो, होगी। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखोगे तो ये देखोगे यहाँ वाला, यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा होगा। अभी देखना कैसे, मैं एकदम जस्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो लाइन है। आप टेंशन मत लीजिएगा, एक सेकंड के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास जब भी दो पैरेलल लाइन है, उनको एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो हमारे पास 3 तरीके के एंगल क्रिएट होते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब सामने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर यहाँ एक्स है तो इसके सामने वाला एक्स, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ वाला वाई, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। दूसरा एंगल जो क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, तो वो एक्चुअल में ये होता है कि भैया संगत कोण। संगत कोण का मतलब जिस पोजीशन पे यहाँ पे कोण बन रहा है वैसे यहाँ भी कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या, लाइन के इस साइड ऊपर है ना, वाई बना हुआ है, लाइन के इस साइड, लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, सॉरी इस साइड, और पैरेलल लाइन के ऊपर बना है, तो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर और लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड भी क्या बनेगा, वाई। सिंपल। ऐसे इधर देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर इस साइड, किस साइड, राइट साइड, और ऊपर तो हम भी राइट साइड ऊपर क्या बनाएंगे, एक्स। क्योंकि यहाँ पे एक्स बना है तो यहाँ भी एक्स बनेगा। यहाँ पे फिर से आओ, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में और लाइन के नीचे, पैरेलल लाइन के नीचे एक्स बना, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक्स। तो यानी जैसे ऊपर वाली लाइन में बनेगा वैसे ही नीचे वाली लाइन में बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई। तो संगत कोण का मतलब जैसे मैं वैसे तुम, ठीक है ना। तो सेम टाइप के सेम पोजीशन पे सेम एंगल बनते हैं। यहाँ पे भी सेम व्यवस्था हुई है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं अगर दोनों को ऐसे कर लूँ, एज्यूम ऐसे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों एंगल ऐसे हैं और मैंने ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे ही तो लाइन आई है। यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है भाई, है कि नहीं है। संगत कोण मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। देखो लाइन के इधर और लाइन के ऊपर 90 माइनस थीटा बना है, तो दूसरी वाली लाइन पे भी लाइन के इधर और लाइन के ऊपर 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है। यानी यहाँ पे क्या बन गया आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो गया, 90 हो गया, तो 100% क्या होगा भैया, थीटा ही होगा, हाँ या ना। यहाँ पे क्या होगा, थीटा। समझ में आया कैसे है सर, बहुत ज़्यादा जादू ही हो गया। थोड़ा और बड़ा करके अभी हम 2 सेकंड के अंदर क्लियर कर देते हैं। समझ में आया। तो ऐसे बनता है थीटा, लेकिन फिलहाल में हम करते हैं इसको 2 सेकंड के अंदर, जादुई मार्टर नहीं लगाते हैं,
अब फटाफट थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए देखिएगा फिर से, अब जो कॉन्सेप्ट है बेसिक उसको पकड़ लिया आप लोगों ने, अब पकड़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जितना बड़ा कर सकते हैं हम लोग उतना बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया 90, यहाँ पे बन गया थीटा। यहाँ पे देखिएगा बड़ा ब्लॉक लेते हैं भैया, बहुत बड़ा ब्लॉक। एक बार प्रूव हो जाएगा तो फिर क्या ज़रूरत है, फिर तो दिमाग ही नहीं लगाना है। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, ब्लॉकवा हमारा टेढ़ा हो गया भाई, ब्लॉकवा सीधा रहना चाहिए। ये रहा सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास से ये इसके नीचे आएगा mg, आ गया mg, ठीक है। और इस mg के कितने कंपोनेंट निकलेंगे भैया, जब मैं क्या निकालूंगा ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के सॉरी एक इंक्लाइंड एक्सिस ड्रॉ करूंगा मैं इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, तो ये एक्सिस आएगी। इस एक्सिस से हमको लग रहा है, नज़र आ रहा है कि इसके 2 एंगल निकलेंगे, किसके, mg के, क्योंकि इस ब्लॉक का मास क्या है, m है, तो इसको धरती मैया नीचे की ओर एक फोर्स लगाएंगे mg। और इस mg के कितने कंपोनेंट होंगे, 2, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। होगा कि नहीं होगा। ऊपर की ओर क्या है भैया, नॉर्मल फोर्स है ऊपर की ओर, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस इतना समझाया आपको कि देखो यार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। और शुरुआत में ये समझाया कि इंक्लाइंड प्लेन को एक ट्राइंगल मान लो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, देख लो, दिख रहा है ना, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। जेड फॉर्मेट कर लो, कोने कोने के कोण बराबर, 90 माइनस थीटा हो गया, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया कि इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे इस वाले को, मतलब इस mg को इसके कंपोनेंट से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब मैंने लाइन ड्रॉ की तो मैंने ये देखा कि ये वाली लाइन तो इस इंक्लाइंड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ भी 3 एंगल में से कोई एक एंगल तो बन ही सकता है ना भाई। 3 एंगल कौन कौन, वर्टिकली अपोजिट, कोरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, इनमें से कोई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बनेगा, है ना, क्यों, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन गया। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन आई है, इस पे आई है, तो ये तो परपेंडिकुलर नजर आ रही है सीधा सीधा, यहाँ पे क्या बन जाएगा तब 90 बन गया, यानी यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा थीटा। कैसे, क्योंकि हमको पता है, मान लेता हूँ यहाँ पे x है, ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो इस ये वाला, ये पूरा एक ट्राइंगल बना, अरे आना बोलो, ये एक ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 माइनस थीटा, दूसरा 90, तो ये वाला x मान लिया हूँ मैंने, तो मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो एक 90 माइनस थीटा प्लस 90 और प्लस x। हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, बिल्कुल। हमको चाहिए x, ये 90 क्या हो जाएगा भैया 180 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा इज प्लस x बराबर 180 डिग्री हो गया। हमें 180 डिग्री तो ऐसे ही रखना है, x का मान निकालना है ना, तो इन सबको उठा के फेंक देंगे उधर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 180 से 180 सहित x इज इक्वल टू क्या बन गया थीटा आ गया, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया थीटा। अरे सर ये थीटा क्या है, ये थीटा वही है, ये थीटा वही है जितना सरफेस ऊपर की ओर उठा है, यानी जितना एंगल सरफेस ने क्रिएट किया है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात एकदम क्लियर हो गई, कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन आएगा, अब बार बार हम प्रूव नहीं करने जाएंगे, अब हम इसी चीज को एक बार प्रूव करेंगे और बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमेशा, कि जब भी हम थीटा एंगल क्रिएट करेंगे, थीटा एंगल कह रहा हूँ मैं, इंक्लाइंड प्लेन जिस एंगल पे ऊपर की ओर उठा हुआ है, ये सरफेस जिस एंगल से ऊपर की ओर उठा हुआ है, वही एंगल कहाँ होगा, वही एंगल धरती मैया जिस फोर्स के कारण खींच रही हैं ना, उन्हीं के एक कंपोनेंट के बीच में होगा, यानी उसके कंपोनेंट और धरती मैया के द्वारा लगाए गए बल के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा थीटा होगा, ठीक है, समझ में आया। और वो कौन सा कंपोनेंट, सर ध्यान देंगे, ये कैसा कंपोनेंट है आपका, ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल वाला है और ये कैसा है वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये धरती मैया द्वारा लगाया जा रहा फोर्स, उनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा थीटा, जितना इधर उठाया जाएगा उतना यहाँ पे बनेगा, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, इसमें कोई दुविधा होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाया है, क्योंकि आप लोग 9th में ही पढ़ रहे हैं और 9th के अंदर लाइन्स एंड एंगल है, और ये चीज़ें हमको फिर से पढ़ने के लिए मिलेंगी, यानी हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी का यूज करके हम लोग बनाते थे, ठीक है, क्लियर है, अरे आना बोलिए, तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब इतना बड़ा बना के समझा दिया तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, वेरी गुड सर, टाइम ही नहीं दिए।
टाइम ही तो नहीं है कि नहीं है? टाइम इज मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना बड़ा इजी है कि नहीं है? जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल काम करेंगे। अब मेरे पास कोई ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक को रखा, बड़े अच्छे समझिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लॉक को रखा, ठीक है। ये ब्लॉक का मान लेता हूँ 10 kg मास है। कितना मास है? 10 kg। और ये कितना एंगल पे रुका हुआ है? थीटा एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल पे। अब मान लीजिए कि चूंकि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है तो इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर mg। mg कितना होगा? तो m का मान ऑलरेडी पता है, g, और 10 g का मान कितना लग दूंगा? m का मान 10 है, g का मान 10, 10 दाम में 100, यानी नीचे की ओर धरती में कितने फोर्स के साथ कर रही होंगी, फोर्स लगा रही होंगी? 100 न्यूटन के साथ, ठीक है। चूंकि अगर मैं चाहूँ तो इस mg के कंपोनेंट को तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल, हाँ या ना? बिल्कुल। mg दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर जाएगा, सॉरी एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा हमेशा, ठीक है। अरे आना बोलिए। तो जो कोण यहाँ पे बना रहा है वही कोण तो यहाँ पे बनाएगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ भी क्या बनाएगा तब? 30 डिग्री। अरे आना बोलिए, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया। अब अगर यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया तो इसका मतलब ये है कि mg का एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला 30 डिग्री के साथ चलेगा। जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ cos थीटा लेते हैं, यानी इधर क्या हो जाएगा? mg cos 30 हो जाएगा, हाँ या ना? जिसके साथ थीटा नहीं बना पाता है mg, उसको हम लोग क्या लेते हैं? उसके साथ mg sin थीटा लेते हैं, sin 30 हो गया। mg का मान पता है हमको कितना है? 100 है। sin 30 का वैल्यू 1/2, mg का वैल्यू 100 है, cos 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ से 2 कट गया यानी कितना हो गया? 50 न्यूटन, है कि नहीं है? यानी इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में। और नीचे की ओर कितना लग रहा है? इधर। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से काट दो, कितनी बार में? 50 बार में कट गया। 50 का गुणा √3 में, या सिंपल लिख दो 50 √3 न्यूटन इधर की ओर लग रहा है। समझ में आया? अरे आना बोलो, क्लियर है? यानी 50 कड़ी में 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो कंपोनेंट तोड़ने में कोई दिक्कत? अगर तोड़ने में दिक्कत नहीं है तो अब आप लोग कैपेबल है क्या करने के लिए? क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। फिलहाल के लिए आप नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन यहाँ पे छाप रहा हूँ, फिर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और बढ़िया क्वेश्चन है, पहले इसको भी समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट है भैया इक्विलिब्रियम को लगाने के लिए वो सब पहले सीख लेते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो 1 सेकंड के अंदर आंसर दे पाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल आता है और कहा जाता है कि sin 37 और cos 37 का वैल्यू बताइए। अगर हम बेसिकली पहले समझें तो इस क्वेश्चन को नहीं पहले हमको समझना, पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये sin और cos कहाँ से आता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले समझाया था, लेकिन एक बार और झलक दिखला जा वाली फीलिंग लेके आते हैं, ये झलक दिखलाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ये sin और cos तब आते हैं, मतलब sin cos तभी आएंगे, tan cot तभी आएंगे जब भैया क्या आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल उसका क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। और इसकी एक एंगल 90 डिग्री होने से इतना स्पेशल हो जाता है कि इसके लिए दो लोग परेशान होते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहुंच जाता है, उससे पहले पाइथागोरस पहुंच जाते हैं। तो दो चीज़ें तो अपने आप जुड़ी हुई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तो 100% कौन कौन आएंगे? पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। ये देखो 90 डिग्री जो यहाँ पे बना, तो इसका मतलब ये आगे वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। ऐसे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। अब ये 90 डिग्री मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। अब सपोज कर लो मैं यहाँ से एंगल देख रहा हूँ, तो जहाँ से देखूंगा भैया देखो, सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस एक ऐसी साइड होती है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो ऑलवेज फिक्स होगी, यानी ये चीज़ फिक्स है। बाकी ये दोनों साइड्स आपस में अपना नाम इधर उधर कर सकती है। जैसे मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, यानी ये एंगल ले रहा हूँ, तो इस एंगल के सामने वाली साइड तब मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरी? बेस। बेस मतलब आधार, यानी थीटा से सटे हुए साइड बेस हो जाएगी और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। जैसे मान लो फिर से मैं क्या कर दूं, मैं एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ 90 है, तो 100% जहाँ पे 90 होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या बन जाता है? हाइपोटेनस, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो थीटा मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो अगर मैं थीटा यहाँ से लूँगा तो थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा? लंब, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और तब इससे सटे हुई साइड ये क्या हो जाएगी? बेस यानी आधार। समझ में आ रहा है? ये बहुत बेसिक बात है, क्लियर है।
अब सपोज कर लो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ दी गई हो, मतलब ए से लेके बी तक, यानी आधार का कोई वैल्यू दिया गया होगा, परपेंडिकुलर का कोई वैल्यू दिया गया होगा और हाइपोटेनस का कोई वैल्यू दिया गया होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्हीं तीनों साइड्स के बारी बारी रेशियोज देखूंगा। मतलब सपोज कर लो कि मुझे पता है कि ए से लेके बी तक लंबाई कितनी है, बी से लेके सी तक लंबाई कितनी है और ए से लेके सी तक लंबाई कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो देख रहा हूँ, यानी परपेंडिकुलर में डिवाइड कर रहा हूँ हाइपोटेनस से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, हाइपोटेनस में। तो जो इसका आंसर देता है उसको वहाँ पे साइन थीटा से डिनोट किया जाता है, यानी परपेंडिकुलर का अगर रेशियो हाइपोटेनस के साथ आ रहा है तो वही बराबर हो जाता है किसके, साइन थीटा के। तो साइन थीटा क्या है, साइन कॉस टेन, भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब के सब क्या है भैया, रेशियोज को डिफाइन करते हैं। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनके साइड्स के रेशियो को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही फिर देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो क्या बन जाता है, कॉस थीटा को डिफाइन किया जाता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा, बेस हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा। इसी तरीके से और आगे आओ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन थीटा। देखिए नाम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इस साइन को हम साइन नहीं केवल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइन, मतलब इसका पूरा फुल नेम ये है। कॉस है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, और टैन है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। आप लोगों को पता होगा, टेंजेंट पे आप लोग पढ़े होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब मान लो इसी को उल्टा कर दो, अब रेशियो चेंज कर दिया मैंने। रेशियो क्या चेंज किया मैंने, बेस और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया, तब ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉट थीटा। क्या बन गया, कॉट थीटा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कोटेंजेंट। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ भी चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का रेशियो बेस के साथ देख रहे हैं। यहाँ पे बेस का रेशियो हाइपोटेनस के साथ देख रहे थे, यहाँ पे हाइपोटेनस का रेशियो बेस के साथ देख रहे थे, और वो तब क्या बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा मेरा सेक थीटा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा। इसका फुल फॉर्म देखोगे सेक का तो वो होता है सीकेंट। सीकेंट भी आप समझे हुए, हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, फिर हाइपोटेनस का हम लोग किसके साथ देख रखते हैं, परपेंडिकुलर के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब कोसिकेंट। क्या बन गया ये, कोसिकेंट। दिख रहा है आपको। और ये कितनी बनी, 6। कितनी बनी, 6। टोटल कितने बन सकते हैं, 6 रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। 7वां नहीं बन सकता क्योंकि भैया तीन ही साइड हैं, तो इनके हम मैक्सिमम कितने रेशियो बना सकते हैं, 6। 7वां रेशियो ही नहीं बन रहा, इसलिए 7वां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आया है। तो एक्चुअल में जो आप देख रहे हो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्लियर है, रेहाना बोलिए। तो आप इससे कभी डरिएगा नहीं, जब भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है तो आपको तुरंत पकड़ लेना, अच्छा ये क्या है, साइड्स का रेशियो है। कौन से ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो है ये लोग। कोई बहुत डरने वाली चीज़ है नहीं। और इनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, मान होते हैं। ठीक है ना, इनका पर्टिकुलर क्या होता है, मान। अगर मान लीजिए थीटा की डिग्री क्या हो गई साइन में, 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1/2, यानी जो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/2। समझ पा रहे हैं, मतलब ये जो थीटा है वो 30 डिग्री पे है, इन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। इस बात को याद रखिएगा। अगर 45 डिग्री हो गया तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा, 1/√2। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, एक्चुअल में ये इनके रेशियोज को डिनोट करने के लिए आए हैं। समझ में आया, अरे हाँ ना बोलिए, कोई डरने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी केस दे रहा है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यूज़ भी दिखाई हुई हैं, तो इनकी वैल्यूज़ आप जानते हो ना, बिल्कुल। अब आप बहुत फेमस एक पढ़े होगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आता है कुछ इस तरीके से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो आप लोग पढ़े होगे पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री होता है, और मान लेते हैं इसको क्या बन जाता है, ये 5 होता है, और ये क्या होता है 4, और ये क्या हो जाता है 3, ऐसे होता है। अरे आना बोलिए भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े होंगे ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमको क्या करता था, तीनों में से 2 साइड दे देता था, एक तीसरी निकालने के लिए बोलता था। तो मान लो ये 5 है और ये क्या है 3 है, ये 5 है और ये क्या है 3 है, तो यहाँ पे 100% क्या आने वाला है 4। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाता था 3, 4, 5। और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती थी वही क्या होती है, हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाती थी। तो याद रख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये 5, 3, 4 का ही मैं फंडा अपनाऊंगा।
ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो एक एंगल तो 90 हो जाता है, दूसरा जो एंगल होता है वो हो जाता है 37 डिग्री और तीसरा होता है 53 डिग्री। 53 डिग्री। सर ये कहाँ से आ गया? ये प्रैक्टिकली बताया गया है, इसको जानना जरूरी है। 90 डिग्री अगर एक एंगल है तो दूसरा एक तो क्या होगा 37 डिग्री और तीसरा क्या होगा 53 डिग्री होगा। सोच पा रहे हैं क्या मैंने बोला? अरे हाँ ना बोलिए। 45 डिग्री हो गया तब 45 डिग्री हो गया तब कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना? तब कैसा ट्राइंगल? आइसोस्केल। ऐसा नहीं कि हमेशा ये ऐसे ही होगा, 45 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन हम क्या लेंगे कि हम लोग ये ले रहे हैं कि ये 37 डिग्री और ये क्या है 53 डिग्री, ठीक है। तभी हमारा जो बनता है वो 3, 4, 5 का केस अच्छा खासा समझ में आएगा आपको। भाई 100% 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनेगा 5। तो याद रखिएगा ये 37 डिग्री है ना, तो 37 डिग्री के सामने वाला 37 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा 3 होगा, सॉरी साइड का जो मान होगा वो क्या होगा 3, और 53 डिग्री के सामने वाला तब 4, 90 डिग्री के सामने वाला 5। याद रखो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं और ये ट्रिपलेट किसका यूज किया है 3, 4, 5 का। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, तो दूसरा मैंने इसको 37 डिग्री मान लिया, इसको तब क्या मान लूंगा 53 डिग्री। देखो तीनों को सम करूंगा 180 आएगा ना, बिल्कुल। अब मुझे 5 को कहाँ रखना है, 4 को कहाँ रखना है, 3 को रखना है, इजी है बिल्कुल। 90 सबसे बड़ा डिग्री है, सबसे बड़ी साइड 90 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है 5, इन 90 के सामने क्या होगा 5। 37 इसमें सबसे छोटा है, तो इसका मतलब सबसे छोटी साइड कौन है 3, तो इसके सामने हमको क्या रखना है 3। हम लोग बहुत बेसिक तरीके से पढ़े भी है कि एंगल कम तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, साइड भी क्या होगी कम, एन छोटी होगी, यानी एंगल छोटा तो उसके सामने वाली साइड छोटी है, अगर एंगल बड़ा तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा। और यहाँ पे 53 डिग्री है, तो 53 डिग्री ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, कौन है 4 है, खत्म हो गया। अब हमको कोई बोल दे क्या बोल दे सर, हमको कोई बोल दे, अरे कैसे बोल देगा सर, अरे हमको कोई बोल दे साइन 37 डिग्री क्या की वैल्यू बताइए, साइन 37 डिग्री की वैल्यू बता देंगे सर, ये झटके में बताएंगे। साइन है ही क्या, कुछ है साइन, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भैया, तो सर ये 37 है ना, तो 37 के सामने देखूंगा तो यही तो परपेंडिकुलर बनेगा। ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर, इससे सटे हुआ ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। मैं 37 को देख रहा हूँ ना, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इससे सटे हुए बेस और इसके जस्ट बगल में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5, तो इसका मतलब सर साइन 37 डिग्री अगर कहीं पे आ गया तो मैं उसके जगह पे क्या लिख दूंगा 3/5। बोलो हाँ ना, आया ना, बिल्कुल समझ में आया। cos 37 पूछ दिया तो cos 37 डिग्री, तो cos 37 का मतलब क्या होता है, cos 37 तो सर यही तो एंगल लिया हूँ, तो इस एंगल के सामने अगर मैं जानूँ तो cos का मतलब क्या होता है बेस और हाइपोटेनस का क्या रेशियो, cos इसी को तो बताता है। अरे हाँ या ना बोलो, तो बेस क्या है, बेस है सर 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, यानी cos 37 दे दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4/5। अरे हाँ ना बोलो फिर से, क्लियर है। बहुत तेज बोल रहे हैं सर, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखा दिए क्या, निकल जाता है ऐसे, टेंशन मत लीजिए, बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो ऐसे हमको एंगल चेंज कर दिया, अब क्या हमको साइन 53 डिग्री का वैल्यू बताओ। देखो ऐसे टेन का भी पूछेगा, कॉट का भी पूछेगा, सेक का भी पूछेगा, बता देंगे। अरे हाँ ना बोलिए, तो बाकी 4 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं साइन 53, तो यानी अब एंगल मेरा कौन हो गया ये, तो अब एंगल ये, तो इसके सामने वाला क्या बन गया भैया परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हो गया ना, क्योंकि हम एंगल ये ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेस। क्या हाइपोटेनस चेंज होगा सर, कभी नहीं चेंज होगा, है ना। तो हाइपोटेनस बॉस है भाई, साइन 53, इसका मतलब साइन 53 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 53 इसका मतलब सीधा मतलब है, यहाँ पे आप देख लो परपेंडिकुलर कौन है 4 है और यहाँ पे हाइपोटेनस 5, यानी साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। क्लियर है। कॉस का देख लो, कॉस 53 डिग्री अगर हम देखें तो कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी भैया, कॉस 53 का मतलब क्या होगा सर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इसी को तो बताता है, बेस क्या है यहाँ पे 3, हाइपोटेनस 5, यानी कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अरे हाँ ना बोलो, मिल गया। अब एक लॉजिक बताएं, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो साइन 37 डिग्री 37 था, तो इसके सामने सबसे छोटी वाली साइड रखा है,
जब ये कम एंगल के साथ आ रहा है तो सबसे छोटा, जब कॉस कम एंगल के साथ आ रहा है तो इसके सामने बड़ा। भाई बड़ा छोटा किस में देखेंगे हम, 3 और 4 में, क्योंकि 5 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, 5 के बीच में हम नहीं काम करेंगे। 37 छोटा है भाई, 3 एंगल फिर से याद करो, 90, 53 और 37। 90 से कोई सवाल जवाब होगा नहीं, जवाब सवाल किस में होगा, 37 और 53 में। तो अगर साइन के पास 37 यानी छोटका एंगल आया ना सबसे छोटकी वैल्यू, सबसे छोटकी वैल्यू कौन है, 3, 4, 5 में 3 और नीचे 5 रहा करेगा। कॉस में सबसे छोटा एंगल तो सबसे बड़ा वाला, 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4/5। अब देखो साइन यहाँ पे 53 यानी बड़का वाला एंगल पकड़ लिया तो बड़की वाली वैल्यू आ गई इसके पास, 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4/5। समझ पा रहे हो, यहाँ पे cos 53 लिया तो cos बड़ा लेगा तो छोटा वैल्यू, बड़ा लेगा तो छोटा, मतलब बड़ा एंगल लिया तो छोटा वैल्यू, और साइन बड़ा वाला लिया तो बड़ा वैल्यू, साइन छोटा लिया तो छोटा वैल्यू। क्लियर है, याद रह जाएगा, अरे आना बोलो। चलो ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज तो मैं देख रहा हूँ कॉन्सेप्ट ही हम लोग खेल लिए, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम के पास पहुँच नहीं पाए। सोचो एक इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सर। हम लोगों ने सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, फिर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा, फिर इंक्लाइंड प्लेन का कहानी समझ लिया, और फिर उसके बाद क्या समझ लिया, अभी ये वाला एंगल वाला भी कहानी समझ लिया। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अभी भी हम लोगों ने अभी तक इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। जब हम सॉल्व करेंगे तो सोचो कितना अवेटेड हो चुका है, बहुत ज़रूरी है अभी इसको सॉल्व करना। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, उस आधार पर मैं काम करता हूँ। वेरी गुड, 36 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड होते हुए। इसके बाद स्टोरेज की हो जाएगी समस्या, तो मैं भी फिलहाल के लिए इतने कॉन्सेप्ट को कहता हूँ कि आप सेमराइज करिए, जब कल मिलेंगे तो इन सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ लगा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।